नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। विषय सूची। इंट्रोडक्शन परिचय। इसके अंतर्गत हमें जानेंगे स्पीड कंट्रोल की क्यों जरूरत है, किस लिए हमें स्पीड कंट्रोल की जरूरत पड़ती है, स्पीड कंट्रोल के प्रकार, ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर का अनुरक्षण एवं मरम्मत, प्रशिक्षण सारांश एंड प्रवृत्ति संदर्भ। ये सारा मटेरियल हमने कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। इंट्रोडक्शन। थ्री फेज इंडक्शन मोटर मूल रूप से एक स्थिर गति मोटर है, जिसका अर्थ है पूरे लोडिंग रेंज के लिए मोटर की गति में परिवर्तन काफी कम होता है। इसलिए इस गति को नियंत्रण करना थोड़ा कठिन है। इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण में दक्षता और पावर फैक्टर में कमी आ जाती है। इंडक्शन मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर की गति को अच्छी दक्षता के साथ बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। स्पीड कंट्रोल के प्रकार। स्पीड कंट्रोल मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है या दो साइड से किया जाता है। पहला है स्टेटर साइड और दूसरा रोटर साइड। तो पहला है स्टेटर साइड से इंडक्शन मोटर स्पीड कंट्रोल। तो उसमें मेथड होगा आपका वोल्टेज नियंत्रण विधि। वोल्टेज नियंत्रण विधि द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पोल परिवर्तन नियंत्रण विधि, हम पोलों की संख्या में परिवर्तन लाकर इसका स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है आवृत्ति नियंत्रण विधि। आवृत्ति में कम करके भी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरण मोटर का लगातार बीएफ नियंत्रण प्राप्त नियंत्रण विधि। मोटर की ओर से रोटर की ओर से गति नियंत्रण, रियोस्टेटिव नियंत्रण विधि, कास्केड नियंत्रण विधि। रोटर परपथ में ईएमएफ प्रवेश कराने से भी हम क्या करेंगे, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। वोल्टेज नियंत्रण विधि, इस विधि से मोटर की स्पीड को थोड़ा कंट्रोल किया जाता है। इसमें एनर्जी बहुत लॉस होती है। इस विधि में मोटर की स्टेटर वाइंडिंग के सीरीज में 3 रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है। रेजिस्टेंस के मान को एक हैंडल द्वारा बदला जाता है, जिससे कि प्रत्येक वाइंडिंग में रेजिस्टेंस बराबर रहे। इस विधि को कम प्रयोग किया जाता है। पोल परिवर्तन नियंत्रण विधि, मोटर की स्पीड पोलों की संख्या पर निर्भर करती है। इसलिए यदि पोलों की संख्या में परिवर्तन किया जाए तो मोटर की स्पीड में परिवर्तन लाया जा सकता है। यह विधि स्क्वायरल केज मोटर में प्रयोग की जाती है। मोटर की स्पीड पोलों की संख्या की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि पोलों की संख्या कम कर दी जाए तो मोटर की स्पीड अधिक और पोलों की संख्या अधिक कर दी जाए तो मोटर की स्पीड कम हो जाती है। इस विधि में मोटर के स्टेटर में अलग अलग पोलों के लिए अलग अलग वाइंडिंग की जाती है। इसलिए एक को एक बार में प्रयोग करके तथा दूसरी को दूसरी बार में प्रयोग करके मोटर की दो प्रकार की स्पीड प्राप्त की जा सकती है। आवृत्ति नियंत्रण विधि, मोटर की स्पीड आवृत्ति के समानुपाती होती है। यदि आवृत्ति बढ़ेगी तो मोटर की स्पीड बढ़ेगी, यदि आवृत्ति कम होगी तो मोटर की स्पीड भी कम होगी। आवृत्ति को बदलकर मोटर की स्पीड को बदल सकते हैं, लेकिन आवृत्ति को बदलना आसान नहीं है। इसलिए जहां केवल मोटरें ही लाइन पर लगी हों, वहां पर आवृत्ति बदलने वाला उपकरण लगाकर स्पीड बदल सकते हैं। इस विधि को पानी के जहाजों में लगी मोटरों की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग करते हैं। सिंक्रोनस स्पीड समीकरण NS = 120 F/P।
F सप्लाई फ्रीक्वेंसी, P नंबर ऑफ पोल्स या पोलों की संख्या है। लगातार VF नियंत्रण विधि, यह विधि इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए यह सबसे लोकप्रिय विधि है। इस विधि में स्टेटर वोल्टेज की आवृत्ति के अनुपात में कम किया जाना चाहिए ताकि हवा अंतराल एयर गैप फ्लक्स को स्थिर बनाए रखा जा सके। यदि वोल्टेज की आवृत्ति का अनुपात स्थिर रखा जाता है तो फ्लक्स स्थिर रहता है। इस विधि में VF को स्थिर रखने से विकसित टॉर्क लगभग स्थिर रहता है। यह विधि उच्च रन टाइम क्षमता हाई रन एफिशिएंसी देती है, इसलिए अधिकांश AC स्पीड ड्राइव निरंतर कंटिन्यूअस VF नियंत्रण विधि प्रयोग करते हैं। यह विधि गति नियंत्रण की वाइड रेंज के साथ सॉफ्ट स्टार्टिंग क्षमता भी प्रदान करती है। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो मोटर है बहुत अच्छे से कंट्रोल होती है। जो ड्रॉबैक आपका वोल्टेज कंट्रोल या फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में रहता है वो सारे दोनों ड्रॉबैक इसमें खत्म हो जाते हैं, इसलिए इस विधि को सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। रियोस्टेटिव नियंत्रण विधि, यह विधि केवल स्लिप रिंग मोटरों के लिए ही अपनाई जाती है। इसमें स्टार में जुड़ी बाहरी रेजिस्टेंस को रोटर के सर्किट में जोड़ा जाता है। रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस कम करने से स्पीड बढ़ती है और रेजिस्टेंस जैसे जैसे रेजिस्टेंस को जोड़ते जाते हैं तो स्पीड कम होती जाती है। इस विधि से मोटर की स्पीड सामान्य स्पीड से अधिक नहीं हो सकती है, केवल कम हो सकती है। इस विधि को वहां प्रयोग करते हैं जहां थोड़े समय के लिए स्पीड नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस में पावर अधिक खर्च होती है। यदि स्टेटर के द्वारा स्पीड नियंत्रण करनी है तो रेजिस्टेंस स्टेटर के सर्किट में जोड़ते हैं, इससे स्पीड सामान्य से कम होती है। सर्किट डायग्राम, यहाँ स्लिप रिंग मोटर का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें एक साइड में रेजिस्टेंस आपका स्टेटर साइड से में ऐड किया गया है, दूसरा रोटर साइड में ऐड किया गया है। तो स्टेटर साइड में रेजिस्टेंस को सप्लाई के साथ ऐड कर देते हैं। जब स्टार्ट करते हैं तो फुल रेजिस्टेंस स्टेटस में जुड़ा रहता है। जब फुल्ली जब मोटर रन कर देती है तब क्या टोटल रेजिस्टेंस को स्टेटर से घटा देते हैं। इस प्रकार हम स्पीड को नियंत्रण कर पाते हैं। दूसरा सर्किट में क्या है, स्लिप रिंग और ब्रशेस के माध्यम से रेजिस्टेंस को रोटर सर्किट में जोड़ा गया है। जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और जैसे जैसे उसको रेजिस्टेंस को हटाते जाएंगे वैसे वैसे स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेटर साइड और रोटर साइड दोनों तरह से स्पीड को नियंत्रण कर सकते हैं। कास्केड नियंत्रण विधि, यह विधि केवल स्लिप रिंग मोटरों के लिए ही अपनाई जाती है। इस विधि में दो स्लिप रिंग मोटरें प्रयोग की जाती हैं जो कि आपस में मैकेनिकली जुड़ी होती हैं। एक मोटर के स्टेटर को सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तथा इसका रोटर दूसरी मोटर की स्टेटर के साथ जोड़ा जाता है। दूसरी मोटर का रोटर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा जाता है। इस विधि में पावर फैक्टर बहुत ही कम मिलता है। कास्केड स्पीड कंट्रोल विधि का फॉर्मूला दैट इज n equal to 120 f upon p1 plus p2। n क्या है, स्पीड ऑफ द सेट, और नाउ p1 number of poles of first motor, number of poles of second motor, f that is supply frequency। यह सर्किट डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। पहली मोटर है मेन मोटर है, दूसरी ऑक्सिलरी मोटर है। तो मेन मोटर को सप्लाई के साथ जोड़ा गया, उसके स्टेटर को सप्लाई के 3 फेज सप्लाई से जोड़ा गया है, और मेन मोटर की जो स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग से दूसरी मोटर के स्टेटर को उसके रोटर की सप्लाई के साथ जोड़ा गया है। और
बाद जो सेकंड मोटर है उसको स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के साथ में जोड़ दिया गया है। इस प्रकार हम क्या करें, कास्केड नियंत्रण कर पाते हैं। जब दोनों मोटरें हमें एक साथ चल रही होंगी तो हमें एन मिलेगा, दैट इज सप्लाई ऑफ सेट सेट की जो स्पीड मिलेगी, टोटल सेट की स्पीड मिलेगी, वो मिलेगी हमें n = 120 F P1 + P2। अगर मान लीजिए इसमें से एक ही मोटर चलता है, दूसरी को बंद कर देते हैं, तो हमें फर्स्ट मोटर की स्पीड प्राप्त होती है। मान लीजिए पहले मोटर को हम बंद कर देते हैं तो दूसरा मोटर ही चल रहा है, तो हमें सेकंड मोटर की स्पीड प्राप्त करेगी। इस प्रकार हम इससे 3 प्रकार की स्पीड को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे P है नंबर ऑफ पोल्स ऑफ स्टेटर of motor A, P2 number of poles of stator motor B, and the speed of the set, and same for both motors। ये स्पीड दोनों मोटर के लिए सेम रहेगी। F is the supply frequency of इंडक्शन मोटर की दशा परिवर्तन। 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की दिशा परिवर्तन करने के लिए मेन स्विच या स्टार्टर के अंदर 2 फेजों को आपस में बदलने पर मोटर की दिशा बदल जाती है। मोटर के 2 फेज चेंज करने से मोटर में पैदा होने वाली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी बदल जाती है, इसीलिए मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिखाया गया है, इसमें लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 को 3 फेज मोटर सप्लाई को दिया गया है, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर इसमें क्या है कि लाइन 2 और लाइन 3 को इंटरचेंज कर दिया गया है सेकंड में, तो क्या हो गया, मतलब किसी 2 फेज को चेंज किया गया तो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसमें आप कोई से भी लाइन 1, लाइन 2, लाइन 1, लाइन 3 इन्हीं 2 फेजों को चेंज करके मोटर की स्पीड को प्राप्त कर सकते हैं, और रोटेशन रिवर्स रोटेशन प्राप्त कर सकते हैं। रोटर परपथ में ईएमएफ प्रवेश कराने से रोटर सर्किट के लिए स्लिप फ्रीक्वेंसी ईएमएफ एक बाहरी स्रोत से जोड़कर दिया जाता है। इंजेक्टेड ईएमएफ या तो रोटर प्रेरित ईएमएफ का विरोध कर सकता है या रोटर प्रेरित ईएमएफ को जोड़ सकता है। यदि इंजेक्टेड ईएमएफ रोटर प्रेरित ईएमएफ का विरोध करता है तो कुल रोटर प्रतिरोध बढ़ जाता है और इसलिए गति कम हो जाती है। यदि इंजेक्टेड ईएमएफ मुख्य रोटर प्रेरित ईएमएफ को जोड़ता है तो कुल रोटर प्रतिरोध घट जाता है और इसलिए गति बढ़ जाती है। इसलिए रोटर सर्किट में प्रेरित ईएमएफ इंजेक्ट करा के गति को आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। इस विधि में ईएमएफ को क्रैमर या स्कैरियस आदि विधि द्वारा इंजेक्ट किया जा सकता है। इस विधि से मोटर की गति को वाइड रेंज में नियंत्रण कर सकते हैं। तो हम इसको गति को सिंक्रोनस गति से नीचे भी कंट्रोल कर सकते हैं और सिंक्रोनस गति से अबव भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको वाइड रेंज पर कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। जब इंडक्शन मोटर की स्पीड को निर्धारित स्पीड से कम किया जाता है या स्पीड को 0 किया जाता है तो उसे ब्रेकिंग कहते हैं। तो स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर और ब्रेकिंग में यही अंतर है कि स्पीड कंट्रोल में हम मोटर की स्पीड को कभी 0 नहीं करते, मतलब उसको कम या ज्यादा करते हैं, 0 नहीं करते हैं या रिवर्स करेंगे। लेकिन ब्रेकिंग में क्या है, हम उसको 0 तक लाते हैं। ब्रेकिंग को अधिकतर वाहनों या यातायात के साधनों को निर्धारित जगह पर रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रेकिंग मुख्यतः 2 प्रकार से की जाती है, यांत्रिक ब्रेकिंग और वैद्युतिक ब्रेकिंग। तो आज हम वैद्युतिक ब्रेकिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रीशियन के छात्र हैं, इसलिए हमें वैद्युतिक ब्रेकिंग के बारे में ज्यादा ध्यान देना है। मैकेनिकल ब्रेकिंग, इस प्रकार की ब्रेकिंग में मशीन की गति को यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा कम किया जाता है। वैद्युतिक ब्रेकिंग, इस प्रकार की ब्रेकिंग को फ्लक्स की दिशा में परिवर्तन करके प्राप्त किया जाता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार से की होती है, प्लगिंग प्रकार की ब्रेकिंग, पुनर्योजी प्रकार की ब्रेकिंग, गतिज प्रकार की ब्रेकिंग। प्लगिंग प्रकार की ब्रेकिंग, इस पद्धति में आपूर्ति
दैट इज सप्लाई के टर्मिनल को उलट दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जनरेटर टॉर्क भी पलट जाता है, जो मोटर के सामान्य घूर्णन का विरोध करता है और परिणाम स्वरूप गति कम हो जाती है। प्लगिंग के दौरान प्रवाहित धारा को सीमित करने के लिए बाहरी प्रतिरोध को सर्किट में लगाया जाता है। इस विधि की मुख्य हानि यह है कि यह शक्ति अधिक बर्बाद होती है। इस विधि में गति शून्य होने पर टॉर्क शून्य नहीं होता है, इसलिए जब मोटर को रोकने की आवश्यकता होती है तो इसे शून्य गति के पास आपूर्ति से हटा दिया जाता है। यहाँ पे सर्किट डायग्राम से दिखाया गया पहला, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में उसकी स्पीड को कंट्रोल किया गया है। तो पहला जो कर्व है वो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 0 हो गया तो टॉर्क 0 नहीं हुआ है और टॉर्क रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ने लग रहा है, और ये क्या होगा, आपकी जो मोटरिंग है रिवर्स डायरेक्शन में होने लगती है। विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन सर्किट, तो प्लगिंग सेकंड में क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, टॉर्क स्पीड 0 होगी तो भी टॉर्क 0 नहीं होता है और स्पीड क्या है, बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन टॉर्क उसमें नहीं बढ़ता है। तो उसको कंट्रोल करना, रोकना बहुत आसान हो जाता है। सेकंड फिगर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में स्पीड कंट्रोल को शो करता है। पुनर्योजी ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। पुनर्योजी ब्रेकिंग तब होती है जब मोटर की गति तुल्यकालिक गति से अधिक हो जाती है। इस ब्रेकिंग विधि को पुनर्योजी ब्रेकिंग विधि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मोटर जनरेटर के रूप में काम करती है। मोटर सप्लाई स्रोत को सप्लाई प्रदान करता है, यानी सप्लाई स्रोत लोड के रूप में कार्य करता है। पुनर्योजी ब्रेकिंग में क्या रहेगा, सप्लाई स्रोत आपका लोड के रूप में कार्य करने लगेगा। पुनर्योजी ब्रेकिंग के लिए मुख्य मापदंड यह है कि रोटर को सिंक्रोनस गति से अधिक गति से घूमना पड़ता है, तभी मोटर जनरेटर के रूप में कार्य करती है, जिसकी वजह से सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा और टॉर्क दोनों की दिशा बदल जाती है और मोटर ब्रेकिंग प्रदान करती है। इस प्रकार की ब्रेकिंग का एकमात्र नुकसान है कि मोटर को सुपर सिंक्रोनस गति से चलाना पड़ता है, जो मोटर को यांत्रिक और वैद्युतिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। परिवर्तनशील आवृत्ति का सप्लाई स्रोत उपलब्ध होने पर पुनर्योजी ब्रेकिंग को उप सिंक्रोनस गति से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की ब्रेकिंग का मुख्य नुकसान यह है कि स्थिर आवृत्ति स्रोत के लिए ब्रेक लगाना तुल्यकालिक गति से नीचे नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम के थ्रू इसमें दिखाया गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मोटर है पुनर्योजी ब्रेकिंग में किसकी तरह कार्य करेगी, आपकी एज ए मोटरिंग करेगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में एज ए जनरेटर के रूप में कार्य करेगी। गतिज ब्रेकिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग। मोटर के टॉर्क की दिशा बदलने और मोटर के ब्रेकिंग की अन्य विधि डायनेमिक ब्रेकिंग है। इस प्रकार की ब्रेकिंग विधि में चलती हुई मोटर को आपूर्ति सोर्स से अलग कर दिया जाता है और प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया जाता है। जब स्रोत से मोटर काट दिया जाता है तो मोटर जड़त्व के कारण घूमती रहती है और वह स्वतिरिक्त जनरेटर के रूप में काम करती है। जब मोटर जनरेटर के रूप में काम करती है तो धारा और टॉर्क का प्रभाव उलट जाता है। अनुरक्षण और मरम्मत, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सामान्यतः एसी स्क्वायरल केज मोटरों की संरचना सुदृढ़ होने के कारण इसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। फिर भी बाधा रहित सेवा के लिए और उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए इस मोटर की को नियमित अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। उद्योगों में अधिकतर एसी स्क्वायरल केज मोटर
दिन में 24 घंटे तथा वर्ष में 365 दिन लोड पर रहती हैं, इसलिए इन्हें अधिक अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। मोटर की आयु बढ़ाने और ब्रेक डाउन समय को कम करने के लिए अनुरक्षण दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक रूप से सूचीबद्ध किया जाता है। दैनिक अनुरक्षण हमें मोटर को दिन में क्या क्या हर दिन क्या क्या चेक करना है, तो उसमें रहेगा आपका मोटर की लीड व अर्थ संयोजन का परीक्षण करें। पर डे आपको क्या करना है, उसकी मोटर की लीड खराब तो नहीं हुई है या अर्थ तो नहीं कटा हुआ है, उसका अनुरक्षण आपको देख रेख करना है। अधिक गर्म होने पर मोटर की वाइंडिंग का अनुरक्षण करें। निरंतर उपकरणों का निरीक्षण करें। वेयरिंग का तापमान व लुब्रिकेशन का परीक्षण करें। सिरों की प्ले की जांच करें। अगर सिरों में ज्यादा प्ले होगा तो मोटर की प्रॉपर स्पीड हमको प्राप्त नहीं होगी और मोटर की वेयरिंग भी जल्दी से खत्म हो सकती है। साप्ताहिक अनुरक्षण में आपका कम्यूटेटर और ब्रश की जांच करें। कम्यूटेटर सही से वर्क कर रहे हैं या ब्रश सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं करें, उसकी जांच करें। स्टार्टर स्विच, फ्यूज और अन्य नियंत्रणों की जांच करें। ढीले कनेक्शन कस लें। वेयरिंग में तेल के स्तर की जांच करें। बोल्ट का तनाव चेक करें, यदि ये अधिक हो तो तनाव कम करें। जो मोटरें कठिन परिस्थितियों में प्रचालित हैं उनको ओवर ऑयलिंग करें। धूल वाले स्थानों पर लगी सुरक्षित प्रकार की मोटरों की वाइंडिंग में धूल को साफ करें। मासिक अनुरक्षण तेल परपथ वियोजक दैट इज ऑयल सर्किट ब्रेकर का परीक्षण करके साफ कर लें। नमी युक्त व धूल भरे स्थानों में हाई स्पीड वेयरिंग के तेल को बदलें। स्लिप रिंग मोटरों के ब्रशों की पकड़ चेक करें और ब्रशों के होल्डरों को सही करें। ग्रीस की आवश्यकता को चेक करें। कंट्रोलर की मरम्मत करें। जो कंट्रोलर हमारा खराब तो नहीं हुआ उसको मासिकली मरम्मत कर देना चाहिए। अर्धवार्षिक अनुरक्षण मतलब 6 महीने में हमें उनकी देखरेख करना है, वो है मोटर को अच्छी तरह से साफ करें, वाइंडिंग से गंदगी बाहर निकालें और कम्यूटेटर और ब्रश को पोंछें। ब्रश की जांच करें और आधे से अधिक जले हुए ब्रश को बदलें। ब्रश धारकों ब्रश होल्डर की जांच करें और गंदे होने पर उन्हें साफ करें। बॉल या रोलर बेयरिंग में ग्रीस को बदलें। मोटर और नियंत्रण पर कनेक्शन का निरीक्षण करें और उन्हें कस लें। मोटर की वाइंडिंग में लगने वाली जंग को साफ करें, यदि आवश्यक हो तो वार्निश करें। वार्षिक अनुरक्षण चुंबकीय गंदगी को साफ करें जो कि खंभे से चिपकी हो सकती है। कम्यूटेटर में अंडरकट स्लॉट को साफ करें। चिकनाई के लिए कम्यूटेटर की जांच करें। सभी उच्च चाल बेयरिंग को चेक करें, यदि आवश्यक हो तो नए बदलें। मोटर की वाइंडिंग को शुष्क हवा द्वारा पूरी तरह से साफ करें। याद रखें हवा का प्रेशर उतना ना हो जिससे वाइंडिंग खराब हो जाए। मोटर वाइंडिंग के केजों, कंट्रोल गियर व वायरिंग से अर्थ के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध चेक करें। वायु अंतराल को चेक करें। प्रशिक्षण सारांश। स्पीड कंट्रोल के प्रकार आज हमने पढ़ा है। ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, अनुरक्षण एवं मरम्मत। प्रयुक्त संदर्भ पुस्तक नंबर 1 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिटन बाय मेहता गुप्ता, धनपत राय पब्लिकेशन की है। पुस्तक नंबर 2 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी रिटन बाय आर.एन. शर्मा और टी.पी. गुप्ता और हंत पब्लिकेशन की है। थर्ड पुस्तक इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर वॉल्यूम 1 ऑफ 2, राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यमिक संस्थान पब्लिकेशन भारत स्किल से लिया गया है। बाकी जो मटेरियल है
www.electricalforyou.com से लिया गया है। आज मैंने स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।